हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका थर्ड चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स प्लांट डेवलपमेंट का पूरा पॉलिटिक्स है, उसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे। उसके बारे में एक जो पूरा चैप्टर है, इसको हमने सारे टॉपिक्स देखे और आज इसका मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। जैसे कि हम हर चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, आज के सेशन में इस नियोजित विकास की राजनीति जो है इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी सवाल हैं और उसके क्या आंसर्स हो सकते हैं। पर इससे पहले कि मैं ये सेशन स्टार्ट करूं, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क ले सकते हैं, जहां पर आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और न ही आपको कहीं भी डिस्काउंट ऑफर या कूपन कोड की जरूरत पड़ेगी। आप यूपी बोर्ड से पढ़ते हो, बिहार बोर्ड से पढ़ते हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हो, आपकी सारी की सारी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क है। इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं एनसीईआरटी सेशन का। ये इंपॉर्टेंट जो हमारा सेशन है आज का, और वो है पहला क्वेश्चन जो हम प्रश्न उत्तर में एनसीईआरटी का देखेंगे कि बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, ठीक बात है। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया। तो तीन स्टेटमेंट तो सही लग रहे हैं, लेकिन उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन, इसमें यह था कि देखिए, ये तो सही है कि कई उद्योगपतियों ने मिलकर की थी, 6-7 उद्योगपति, इसमें बिरला, टाटा, मथाई, इस तरह के लोग थे। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा से बचाना है, भारतीय जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचाना है और उसको उत्थान में काम करना है। ये सारे प्लान्स थे। स्वामित्व के समर्थन वाली बात इसमें मुख्य रूप से कोई ऐसी नहीं थी। तो ख इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उनमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, सहकारी खेती, आत्मनिर्भरता। अब देखिए, नियोजन तो था, प्लानिंग तो हमारे पूरे पॉलिसी में शामिल थी क्योंकि हम 5 ईयर प्लान लेकर आए, तो ये तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदारीकरण बोलते हैं लिबरलाइजेशन को। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ करें, आप अपने अर्थव्यवस्था में बाहर से अगर उद्योग हो रहा है तो ज्यादा टैक्सेस ड्यूटीज न लगाएं। सहकारी खेती बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग को, मतलब सब लोग मिलकर एक साथ खेती करें। आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। तो अब इन चारों में से कौन सा शामिल नहीं था हमारे प्लान में? तो जाहिर सी बात है उदारीकरण हो जाएगा। उदारीकरण हमने अपनाया था 1990-91 के आसपास, जब हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों एक साथ आर्थिक सुधार किए थे। तो उदारीकरण नहीं था क्योंकि हमने क्या किया था, एक तरह से हम बंद अर्थव्यवस्था लेकर चल रहे थे। घोषित तो नहीं था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था थे, लेकिन हमने इतने टैरिफ और टैक्सेस लगा दिए कि हम एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था और प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम उतना अलाउ नहीं कर रहे थे। हम लाइसेंस राज की नीति अपना रहे थे, तो इसलिए हमारा उदारीकरण उसमें शामिल नहीं था। बाकी नियोजन, सहकारी खेती और आत्मनिर्भरता तो शामिल था। तो सेकंड ख विल बी द करेक्ट आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था बॉम्बे प्लान से, सोवियत खेमे के देशों के अनुभवों से, अब सोवियत संघ से तो हम 5 ईयर प्लान लाए थे, समाज के बारे में गांधीवादी विचार से, किसान संगठनों की मांग से। तो कौन सा ऑप्शन है? सिर्फ 2 और 4, 1 और 2, 4 और 3 उपयुक्त सभी। सही जवाब है उपयुक्त सभी, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो हम प्लान्ड इकोनॉमी करने का सोच रहे थे, हम सोवियत संघ के भी 5 ईयर प्लान को देख रहे थे, गांधीवादी विचारधारा जो थी वो भी इससे सहमत थी, और किसान संगठनों से और बॉम्बे प्लान से। तो ये हमारा जो घ है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पर आपको मेल करना है, देखिए, चरण सिंह, पीसी महालनोबिस, बिहार का अकाल, वर्गीस कुरियन, ये 4 चीजें दी हुई हैं। चरण सिंह क्या होते हैं? चरण सिंह किसान नेताओं से संबंधित, आपको पता है किसान नेता जो चौधरी चरण सिंह, बाद में प्रधानमंत्री भी। पीसी महालनोबिस जो हमारा द्वितीय 5 ईयर प्लान आता है, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो औद्योगिकरण पर डिपेंडेंट था, उसको महालनोबिस प्लान कहते हैं, तो वहां जुड़ जाएगा। किसान का अकाल, बिहार का अकाल, जोनिंग, और वर्गीस कुरियन तो डेयरी के बारे में इन्होंने अपनी राय दी थी। तो अब देखिए, अगर हम, तो चरण सिंह किसान, पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण, बिहार का अकाल, जोनिंग, और वर्गीस कुरियन सहकारी डेयरी से संबंधित। जो अमूल प्रोजेक्ट आप देखते हैं, भारत में दूध क्रांति की जो आप बात करते हैं, तो वर्गीस कुरियन का नाम आता है। अगला सवाल है, आजादी के समय विकास के सवाल पर प्रमुख मतभेद क्या थे? क्या इन मतभेदों को सुलझा दिया गया?
अब देखिए, आजादी के समय भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे, पहला पूंजीवाद, दूसरा समाजवादी मॉडल। विकास के संबंध में मुख्य मुद्दा यह था कि विकास के लिए कौन सा मॉडल अपनाया जाए। ठीक बात। देखिए, पूंजीवादी क्या थी, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया है। पूंजीवाद का मतलब होता है जहां पर मुक्त अर्थव्यवस्था होती है, जहां पर सरकार अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप नहीं करती है, वहां मांग और पूर्ति के हिसाब से और बाजार के हिसाब से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। क्या कीमत होगी, कितना उत्पादन होगा, ये सब कुछ सरकार बिल्कुल नहीं टच करती, सब इकोनॉमी में मांग पूर्ति से होता है। दूसरा मॉडल होता है समाजवादी मॉडल, जहां पर ज्यादातर चीजों पर सरकार का हस्तक्षेप हो, सरकार का स्वामित्व हो, वो प्राइवेट लोगों को निजी स्वामित्व का अलाउ नहीं करेगी, ज्यादातर सरकारी स्वामित्व का अलाउ करेगी, और उद्योग भी ज्यादातर सरकारी होंगे तो हमारे पास, और ये कल्याणकारी राज्य की बात करेगा। तो दो मॉडल थे कि हम कौन सा मॉडल अपनाएं। तो पूंजीवादी मॉडल के समर्थक देश औद्योगिकरण पर अधिक बल दे रहे थे, जबकि साम्यवादी के समर्थक कृषि के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी दूर करना ज्यादा आवश्यक समझते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों का एक तरह से मिक्सअप बनाया और समाजवादी विचारधारा हम ज्यादा लेकर चल रहे थे। अगला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहले से किन अर्थों में अलग थी? अब देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 की कोशिश देश के गरीबों के मकर जाल से निकालने की थी, और इसमें मुख्य इसको कहा गया हैरोल्ड, या हैरोल्ड भी कहते हैं, डोमर मॉडल। ध्यान रखिएगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल इसका नाम दिया गया, और इसका उद्देश्य था कृषि। ठीक, कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया, ये आप ध्यान रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक बात। अच्छा, आगे, योजनाकारों का बुनियादी लक्ष्य राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा करना था। योजना को तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों AK-N राज थे। इस युवा अर्थशास्त्री की दलील थी कि अगले 2 दशक तक भारत अपनी चाल को धीमी रखना चाहिए। पहली पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर था। इसी योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया जाने की बात की गई कि हम ज्यादा बांध बनाएं, सिंचाई के साधन बनाएं। विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को गहरी मार लगी, इस क्षेत्र पर तुरंत ध्यान देना आवश्यक था। हरित क्रांति से देश के कुछ क्षेत्र पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से संपन्न हुए, परंतु भारत के बाकी क्षेत्रों में पिछड़ापन देखा गया। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अमीर और गरीब के बीच खाई और बढ़ती चली गई। उसमें बड़े किसान और छोटे किसानों में हरित क्रांति के बाद गैप बढ़ा, क्योंकि उसमें जिसके पास ज्यादा संसाधन थे वो हरित क्रांति में ज्यादा सफल था। अच्छा, एक पार्ट इसका और ध्यान रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना पहले से किन अर्थों में अलग थी? इसका आंसर भी जरूर लिख लेंगे आप कि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर ज्यादा बल दे रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका नाम दिया गया सेकंड 5 ईयर प्लान, जो था सेकंड 5 ईयर प्लान, इसको कहा गया PC महानलोबिस प्लान, या केवल महानलोबिस प्लान। महानलोबिस प्लान। ठीक, और सबसे खास बात, इसमें ज्यादा जोर दिया गया औद्योगिकरण को। इंडस्ट्रियलाइजेशन को इसमें ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल है, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? हाँ, तो ये हमने सवाल देख लिया। हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख करें। तो 1960 के दशक में भारत को राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान से युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी। ठीक, अतः भारतीय नीति निर्धारकों ने कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने का निर्णय किया ताकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। यहीं से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश में पैदावार को बढ़ाकर भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ा। अब देखो, हरित क्रांति के बारे में भी चर्चा हुई है कि 1965-67 के आसपास, पहले तो ये अमेरिकी देश और लैटिन अमेरिकी देशों में तेजी से विकसित हो रहा था। इसमें जो आप कह सकते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का कंसेप्ट ये था कि उसी पर्टिकुलर जमीन पर नए तरह के बीज और नए किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाए, जिसको कहा गया HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो ज्यादा उत्पादन कर सकती थी। लेकिन इसके साथ सिंचाई ज्यादा लगेगी, उसके साथ खाद ज्यादा लगेगा, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयां, ये ट्रैक्टर, आधुनिक यंत्रों की ज्यादा खपत उसमें थी। इससे पैदावार अपने आप धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो गई।
ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उससे आत्मनिर्भर भारत हो गया कृषि के क्षेत्र में। इसके क्या सकारात्मक प्रभाव थे? तो उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि, भारत में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि बहुत तेजी से हुई, जिसके कारण भारत ने दूसरे देशों में निर्यात किया। फसल क्षेत्र में वृद्धि, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में फसल क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। फसल क्षेत्र नहीं, और ज्यादा जो जमीन जहां पर फसल नहीं उगाई जा रही थी, अब वहां पर भी फसल तेजी से उगाई जाने लगी। नकारात्मक प्रभाव क्या थे? हरित क्रांति के कारण भारत में चाहे खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया, परंतु वह थोड़े दिनों के लिए ही था। आज भी भारत में खाद्यान्न संकट पैदा हो जाता है, पहली बात। दूसरा, हरित क्रांति की सफलता पूरे देश में न होकर केवल कुछ ही राज्य या खास करके उत्तरी राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक ज्यादा दिखाई पड़ी। एक ये दिखाई देता। अच्छा, इसमें नकारात्मक प्रभाव में एक आप जरूर नकारात्मक प्रभाव रखिएगा, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, इन्वायरमेंट पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा? एक तो ज्यादा सिंचाई करने के कारण जो जल स्तर था, जो वाटर टेबल है नीचे का, वो तेजी से घटने लगा। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा खाद और इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक, इस तरह की दवाइयों से भी पर्यावरण में बहुत दूषण हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये पर्यावरण को भी दूषित करने का काम करने लगी और उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अगला सवाल है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए, ध्यान से समझिए। शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीतियां अपनाई गई, उन पर बड़े सवाल उठे। यहां हम ऐसे दो सवाल की चर्चा करेंगे। पहला, कृषि बनाम उद्योग। हम एक बड़े सवाल से पहले ही परिचित हो चुके हैं। यह सवाल है कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग के बीच किसमें ज्यादा संसाधन लगाए जाए। बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, एक तरफ सबके खाद्य सुरक्षा की बात करनी थी, एक तरफ रोजगार के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कृषि भी बढ़ाना था। तो ये एक सवाल था कि किस पे ज्यादा बल दिया जाए। कई लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंची। एक तो ये तर्क था। जेसी कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर बल था। तो कुछ लोग ये मानते थे कि देखो, अच्छा आपको औद्योगिकरण करना भी है तो ग्रामीण औद्योगिकरण, कुटीर उद्योग, इन सब चीजों को बढ़ाओ। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार तरीके से उठाई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी में थे और बाद में उसने अलग होकर भारतीय लोकदल बनाई, जिसके अजीत सिंह उनके लड़के फिर बाद में जयंत सिंह हुए। उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं और इसकी कीमत किसानों और ग्रामीण जनता को चुकानी पड़ रही है। कई अन्य लोगों का सोचना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकर जाल से छुटकारा नहीं मिल सकता है। इन लोगों का तर्क था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति अवश्य अपनाई गई थी। राज्य ने भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधन के बंटवारे के लिए कानून बनाए। इसके अतिरिक्त ऐसे कई लोगों की एक दलील थी कि यदि सरकार कृषि पर ज्यादा धनराशि खर्च करती है तब भी ग्रामीण गरीबी को विकराल समस्या का समाधान नहीं कर पाती। तो कुछ लोगों का मानना था कि आप कृषि को बढ़ाते जाओगे लेकिन गरीबी उतनी दूर नहीं होगी, उससे ज्यादा आप उद्योगों को बढ़ाओ तो कृषि के लोग भी जाकर इसमें काम करेंगे और उससे परचेसिंग पावर बढ़ेगी। तो ये डिबेट थी। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारत के नीति निर्माताओं ने गलती की। अगर शुरुआत से ही निजी क्षेत्रों को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं बेहतर होता। इसके पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क दीजिए। मतलब ये कहा जा रहा है कि शुरू में जो भारत के नीति निर्माताओं ने जो अर्थव्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखा था, जो निजीकरण को अलाउ नहीं किया जा रहा था, क्या वो खतरनाक साबित हुआ? तो भारत को शुरुआत में ही निजी क्षेत्र को खुली छूट देनी चाहिए, परंतु इस कथन से पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि आजादी के समय देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि सरकार निजी क्षेत्रों को खुली छूट दे देती। आजादी के समय अर्थव्यवस्था पर राज्य की भूमिका पर अधिक जोर दिया गया था, अर्थात आर्थिक गतिविधियों को राज्य नियंत्रित करता था। उस समय कृषि क्षेत्र के विकास का कार्यक्रम सर्वप्रथम था तथा कृषि क्षेत्र का विकास राज्य के नियंत्रण से ही ठीक ढंग से हो सकता था। एक तो ये तर्क है। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें। ऐसा सवाल बहुत आ रहा है, अभी आया है सैंपल पेपर में भी सीबीएसई में। आजादी के बाद के आरंभिक वर्षों में कांग्रेस पार्टी के भीतर दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां पनपी। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कार्यकारिणी ने राज्य के स्वामित्व का समाजवादी सिद्धांत अपनाया, उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक संसाधनों के संकेंद्रण को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नियंत्रण और नियमन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय सरकार ने निजी निवेश के लिए उदार आर्थिक नीतियां अपनाई और उसके बढ़ावे के लिए विशेष कदम उठाए।
इसे उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की अकेली कसौटी पर जायज ठहराया गया। क्रीन फ्रैंकलिन ने ये बात कही। क्वेश्चन है यहां लेखक किस अंतर्विरोध की चर्चा कर रहा है, ऐसे अंतर्विरोध के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे। अगर लेखक की बात सही है तो फिर बताएं कि कांग्रेस इस नीति पर क्यों चल रही थी, क्या इसका संबंध विपक्षी दलों की प्रकृति से था, क्या कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और उसके प्रांतीय नेताओं के बीच अंतर्विरोध था। आप देखते हैं उत्तर पहले का। इस लेख में लेखक द्वारा कांग्रेस के दो समूह की चर्चा की गई, जो क्रमशः वामपंथी विचारधारा और दूसरा दक्षिणपंथी विचारधारा, जो राइट लेफ्ट वाले होते हैं, मतलब कि एक घोर समाजवादी और एक दक्षिणपंथी विचारधारा जो थोड़ी पूंजीवाद की तरफ और थोड़ा जो राष्ट्रवाद वाली भावना चलती है। इस प्रकार अंतर विरोध के राजनीतिक परिणाम देश में टकराव, वामपंथी संगठन तथा उनके द्वारा हिंसात्मक आंदोलन को बढ़ावा मिलना, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये निश्चित है। दूसरे का सवाल आंसर है कांग्रेस एक तरफ पूंजीवादी विरोधी दलों की नीति अपनाकर निजी क्षेत्रों को, दूसरी तरफ वामपंथी विरोधी दलों की साम्यवादी और समाजवादी नीतियों के अंतर्गत नियोजन सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना। कांग्रेस में दोनों चलता था, एक तरफ पूंजीवाद की बात, एक तरफ वामपंथ की बात। जो अंतर्विरोध वाली बात थी, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेताओं में कुछ हद तक अंतर्विरोध पाया जाता था। जहां तक केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व देते थे, जो प्रांतीय थे वो वहां के लोकल और भाषाई क्षेत्रों के चीजों को ज्यादा महत्व देते थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण एनसीईआरटी के सवाल थे जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं, इसको बार बार रिवाइज करते रहना। मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं आंसर में, ध्यान रखिएगा। बहुत डिटेल, आप चाहें तो और ज्यादा इस क्वेश्चंस को, आंसर्स को बड़ा कर सकते हैं। जो बुलेट पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है आंसर फ्रेम करने के लिए, वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब पर आप निःशुल्क रूप से अपनी सारी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश हिंदी मीडियम पढ़ना चाहें, यूपी बिहार बोर्ड पढ़ना चाहें, कंपटीशन पढ़ना चाहें, आईटी जेईई नीट पढ़ना चाहें, या आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की कोई भी शिक्षा लेना चाहते हैं, आप वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। हमारी ई बुक्स भी लॉन्च हो चुकी हैं जिनको आप इजीली जाकर स्क्रॉल करके पढ़ के वहां से अपनी सारी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और 100% फ्री शिक्षा ले सकते हैं। क्या क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं, क्या क्या नई नई चीजें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इससे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सबसे जुड़े रहिए ताकि आपको सारी नई जानकारियां मिल जाएं। इसके साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।